नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। देश में तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में मंत्रालय का बंटवारा हुआ, जिस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस बिहार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उसे ही मंत्रिमंडल में बंटवारे के नाम पर झुनझुना थमाया गया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। हालांकि ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? क्या वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो बयानबाजी हो रही है, तेजस्वी यादव का जो बयान सामने आया है, आपको वो सुनवाते किए हैं। और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। तो सुना आपने तेजस्वी यादव किस कदर हमलावर है। तो चलिए इसी पे आज चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता मयंक मौली जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, आखिर ये क्या चल रहा है? मंत्रिमंडल का में मंत्रालय मिल चुका है, फिर भी इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि ये राजनीति है और विपक्ष अगर सत्ताधारी पार्टी के साथ अगर राजनीति करेगा तो वो राजनीति नहीं होती है। विपक्ष हमेशा अपनी भूमिका काफी महत्वपूर्ण तरीके से अदा करता है, तभी वो एक सशक्त विपक्ष उसको माना जाता है। और तेजस्वी यादव वही कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव को करना चाहिए। तेजस्वी यादव इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं और वो अपनी भूमिका जानते भी हैं और समझते भी हैं। अब तेजस्वी यादव नए नवेले नेता नहीं है, वो काफी परिपक्व हो चुके हैं। उनको पता है कब किस मामले में कब क्या बोलना है, ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और निश्चित रूप से जब बिहार के नेताओं को जब मंत्री बनाया गया तो उम्मीद तो काफी बड़ी थी, चाहे जदयू की बात करें, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें, चाहे चिराग पासवान की बात करें। उम्मीद तो सबको काफी ज्यादा थी कि बड़ा बड़ा जो मंत्रालय है वो उनको दिया जाएगा। और लगातार जदयू के तरफ से आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल जो गठन हुआ था उसके पहले लगातार बयान भी आ रहे थे कि मतलब मैंने अपनी भूमिका जो है मैंने सहयोग किया है और काफी क्रूशियल समय में मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, क्योंकि सबको पता था कि अगर टीडीपी और नीतीश कुमार नहीं होते तो शायद एनडीए का सरकार बनाना काफी मुश्किल हो जाता केंद्र में। तो ये सबको पता था और उसके बाद ही सभी लोगों को ये भी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के तरफ से उन्हें बड़ा जो मंत्रालय है वो दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि उद्यान जो विभाग है वो टीडीपी को दिया गया, तो उसी तरीके से लगातार जदयू के नेताओं को भी पूरी उम्मीद थी कि उन्हें बड़ा मंत्रालय मिलेगा। और लगातार हवाला भी दिया जा रहा था कि जिस समय अटल जी का और आडवाणी जी का जो समय था और जो मंत्रालय बिहार के नेताओं को मिलता था वही मंत्रालय उनको मिलना चाहिए। तो इशारा कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय को लेकर, कृषि मंत्रालय के को लेकर दिया जा रहा था, लेकिन वो नहीं मिला। तो निश्चित रूप से एक तंज कस रहे हैं तेजस्वी यादव और कह रहे हैं कि जिस बिहार में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया, मतलब फिर से प्रधानमंत्री बनाया, उन नेताओं को हाथ में झुनझुना दिया। तो निश्चित रूप से ये नेता प्रतिपक्ष का बयान है और इस मौके पर वो बिल्कुल सही राजनीति कर रहे हैं। और मुझे लगता है उसी के बाद और यही सोच विचार करके तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, बिहार के नेताओं को जो मंत्रालय मिला है, क्या इससे आप खुश हैं या आप भी तेजस्वी यादव के बयान से इत्तेफाक रखते हैं,
जो उन्होंने कहा है कि बिहार के नेताओं को झुंझुना थमा दिया गया है? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बयान दे दे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में जो भी मंत्रालय मिला है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास, जनता दल यू के लोगों के पास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता आदरणीय जीतन मांझी जी के पास और चिराग पासवान जी के पास, हम लोगों को भी आशा थी कि रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय बिहार में आएगा। और एनडीए गठबंधन में जब अटल जी और आडवाणी जी की सरकार थी, उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्री होते थे, जो अभी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो उस समय का जो दौर था, हम लोगों को लग रहा था कि कोई बड़ा बड़ा मंत्रालय जो जनता से जुड़ा हुआ है, कृषि है, रेल है, स्वास्थ्य है, ये सब आता बिहार में। लेकिन जो भी मिला उसी में काम करना है। एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से काम करेगी और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सरकार है, उस सरकार को आगे बढ़ाने में बिहार का एनडीए गठबंधन का प्रत्येक लोग पूरी मुस्तैदी से लगेगा। और जो भी मंत्रालय मिला है, उस मंत्रालय का जो भी कार्य है, बिहार में विशेष रूप से उसका एक प्रतिफल मिलेगा बिहार के जनता को। लेकिन हम लोगों को आशा थी कि थोड़ा बड़ा मंत्रालय जो हमेशा बिहार डील करता रहा है वो आएगा, वो नहीं आया, उस पर थोड़ा निराशा हाथ लगी। लेकिन इस परिस्थिति में भी एनडीए गठबंधन के हम लोग हैं और जो भी मंत्रालय मिला है, चाहे आदरणीय ललन जी को मिला हो, आदरणीय पशुपति पारस इनको चिराग पासवान जी को मिला हो, और आदरणीय जीतन मांझी जी को मिला, और जिस शेष 8 लोगों को जो मंत्रालय मिला है बिहार में, सभी लोग अपने मंत्रालय से अच्छा काम करेंगे और बिहार में अच्छा अवसर मिलेगा विकास का। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार है। तो केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार और बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार, दोनों मिलकर विकास का काम करेगा। और इसमें हम लोग एनडीए गठबंधन के घटक दल सभी लोग मिलकर अच्छा से सहयोग करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है राम प्रकाश सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं मयंक मौर्य जी का। मयंक मौर्य जी, अभी आपने राम प्रकाश सिन्हा जी को भी सुना, उन्होंने भी कहा, माना इस बात को कि कहीं ना कहीं निराशा हुई है, क्योंकि जो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हो पाया है। तो क्या लगता है आपको, तेजस्वी यादव फिर तो सही बयान दे रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी जो कथित झुंझुने की बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जी को सबसे पहले तो बिहार को ये बताना चाहिए कि वो कौन सा झुंझुना लेकर पैदा हुए थे, जिस झुंझुने के कारण उन्होंने भैया इतनी निमुछिया वाली उम्र में भी इतनी संपत्तियां अर्ज कर ली। और रही बात बाकी जो मंत्रालयों को लेकर जो कल से जो उहापोह की स्थिति जो विपक्ष में देखी जा रही है कि फलाना मलाईदार मंत्रालय, कथित तौर पे जो उनके शब्द मैंने सुने, तो मुझे सबसे पहले घोर आपत्ति है ये मलाईदार मंत्रालय शब्द कहने से। बिहार जंगलात के दौर में कितनी मलाइयां खाई हैं सत्ता में रह के, और क्या क्या मलाई कोफ्ता बनाया है अपने संपत्तियों में, वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिसकी अर्जी वो लगातार कई ईडी और सीबीआई के दफ्तरों में लगा परिवार बेल पर रिहा है। दूसरी बात, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ कोई भी क्रीम टोन्ड, फुल टोन्ड इस टाइप का कोई मंत्रालय नहीं होता है। सारे मंत्रालय कहिए, देश के जो 32 मंत्रालय हैं भारत सरकार के, वो सारे के सारे जनता के सरोकार से जुड़े हुए मंत्रालय हैं और बिहार के साथ पूर्णतया न्याय हुआ है। और मुझे ये बताइए, ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसमें कि भाई बिहार के लोग की अपेक्षा होने की आपको संभावनाएं दिख रही है, वेदर वो एमएसएमई हो, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, जिनमें अपार संभावनाएं हैं ग्रामीण स्तर से लेके शहरी स्तर तक में रोजगार उत्पन्न करने की, लोगों के सर्वांगीण विकास की। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि इस पे इतनी वापोह की स्थिति क्यों है। और रही बात यादव जी की, तो लाजिम है कि भाई उनको बिहार की सीटों पे सिलेक्ट दिया है, तो भी ये दर्द दूर जो मयंक मौर्य जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप एक बार रीज्वाइन हो जाइए, तब तक मैं कमल कमलेश जी से सवाल ले लेती हूँ। कमल जी, तेजस्वी यादव इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के नेताओं को? जी सवा जी, तेजस्वी जी ने जो कहा वो बिल्कुल बिहार के परिप्रेक्ष्य में सही कहा।
और यदि इसके अलावे भी यदि कोई और भी बड़ा मंत्रालय जैसे रेल हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, यदि बिहार को दिया जाता तो यहाँ व्यवहार सौतेलापन का ही आता। क्योंकि अभी जो पूर्व में जो प्रधानमंत्री 2.0 जो चला वो अब आके एनडीए 3.0 में कन्वर्ट हो गया है। तो जिस समय प्रधानमंत्री जी बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार चला रही थी, उस समय लगभग 5.5 लाख करोड़ जो है पूर्व में जो घोषित योजना थी उसका पैसा का नुकसान हुआ, मतलब उतना वो भरपाई कर ही नहीं पाए। तो जो भी योजनाएं ये लोग दे रहे थे तो वो तो पूरा काम हुआ ही नहीं। तो अभी इसमें वो पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ से अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप देंगे, तो ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। ये लोग जो है कुल बजट का जितना भी बजट देते हैं योजना में लगभग 40 से 45% जो है अपने प्रचार पे खर्च किए, और जो रह गया काम जो हुआ मात्र 20% का, और पेमेंट किए कितना, तो 51%। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी खजाने का जो है जो दुरुपयोग ये लोग जो है सत्ता में रहने के लिए और बने रहने के लिए करते हैं, ये देश के लिए घातक है। ये कभी भी यदि इतना पैसा विदेशों से ये मंगवाए हैं, इतना कर्ज हम पे चढ़ गया, वो पैसा कहाँ गया? ये देश की जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा वो कहाँ गया? इसका जवाब ये नहीं देंगे। ये सिर्फ बातूनी बनाएंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे, जो बीजेपी का पूर्व में भी जो रहा है कि ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम के नाम पे जो है हम लोगों को कुछ नहीं मिला, गरीब जो था और गरीब ही होता गया। तो कहीं ना कहीं देश की जनता को और जो सरकार बनी है और जो बनाने वाले हैं घटक दल, उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये सरकार बोलती क्या है और करती क्या है। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस विभाग को कितना पैसा मिला और वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन कितना करवा पाए। मैं जहां तक समझता हूं और मेरी जहां तक जानकारी है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी विभाग को उतना पैसा और खुला छूट दिया जाएगा कि वो एक भी काम अच्छे से पूर्ण रूप से कर पाएंगे। पिछले सरकार में 2.0 में सारा काम जितने भी विभाग थे सारे मोदी मंडल से ही हुआ है। उसमें कहीं से किसी विभाग के पास अपना स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता नहीं थी, जिसका खामियाजा जो है उन लोगों ने भुगता है और इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाए हैं। और इस बार भी यदि वही रवैया रहेगा और सीधे पीएमओ कार्यालय से सारे विभाग को वो हैंडल करने का प्रयास करेंगे तो वो सरकार टिक नहीं पाएगी। अब तो वो मेजोरिटी में भी नहीं है, तो इस बार वो कितने दिनों तक सरकार चला पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लोग 20 तारीख को जो स्पीकर का भी जो चुनाव मतलब ये लोग करने वाले हैं, तो उस दिन भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इन लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। जी सभा जी। चलिए ठीक है कमल जी, फिर आपका रुख करेंगे। मयंक जी, आपने कमलेश जी को भी सुना। इनका कहीं ना कहीं कहना है कि बिहार के लोगों के साथ, जो बिहार के लोगों को मंत्रालय तो मिल गया है बिहार के नेताओं को, पर सौतेला व्यवहार किया जाएगा, पर्याप्त धनराशि तक नहीं दी जाएगी, तो काम कैसे होगा? ये एंटीसिपेशन में कुछ ज्यादा ही कहिए कि भाव विभोर हो रहे हैं। ये मैं इनको याद दिला दूं, ये यूपीए की सरकार नहीं है जहां के हर विभाग में कहिए कि कोलगेट से लेकर के पता नहीं कितने घोटाले हुआ करते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। रही बात जिन्होंने बात करी, तो विश्व में कहिए कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत क्या ऐसा ही बन गया क्या? सपने में बन गया। जिस दिन मोदी सरकार ने शपथ ली, इनके 1991 के दौर में रखा गया कहिए यूके में जो सोना था, वो सोना भारतवर्ष वापस आया लगभग 30-32 साल के बाद। क्या वो ऐसे ही आ गया क्या? क्या देश में जो भी मुद्रास्फीति की दर है, क्या जो बाकी चीजें हैं, या देश की जो जीडीपी है, जो आर्थिक विकास की दर है, जिसके कि इनके बड़े कई अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जो इस मुकाम पे कभी नहीं ले जा पाए, उस मुकाम को भारत ने हासिल किया बनिस्बत की 3 साल कोरोना में बर्बाद होने के बाद भी। सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन आया, सबसे ज्यादा कहिए कि अभी वो जीएसटी का कलेक्शन है, प्रति वर्ग आय बढ़ रही है। उसके बाद से अगर आप देखेंगी तो आप कहीं से भी इनको बोलिए आंकड़े पता कर लें, जो प्रोविडेंट फंड का जो आंकड़ा है वो पूरे कहिए विगत पिछले 20 वर्षों में सबसे ज्यादा है। तो क्या ये ऐसे ही हो गया क्या?
और रही बात जिसकी बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात है, ऑब्वियस ये अच्छी बात है ना कि मंत्रालय जो है वो कहीं ना कहीं गवर्न अच्छे से हो रहे हैं। नहीं तो इनके यहाँ डी राजा, कन्नी मोजी और फलाना जितने भी इनके जो पुराने इनके दौर के जितने भी कहिए कि सुपरस्टार बल्लेबाज थे, घोटालेबाज जो थे, चाहे सुरेश कलमाड़ी हो, ऐसा कौन सा विभाग था जहां पे घोटाला आपने नहीं देखा था। और विगत 10 वर्षों से मोदी जी की सरकार में 1 रुपए का कोई घोटाला अगर ये साबित कर दें तो मैं बात मान लूं, हालांकि इनके युवराज ने कितनी बार कोशिशें की और सुप्रीम कोर्ट में जा करके कान पकड़ के उनको माफी मांगनी पड़ी जब उन्होंने देश के ऊपर और भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के कथित आरोप लगाए थे। मैं समझ सकता हूं, दर्द है, सरकार ना बना पाने का दर्द है, इनके युवराज के कहिए कि बार बार विगत 20 वर्षों से ना लॉन्च हो पाने का दर्द है, और क्या पता नेहरू जी के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री है गैर भाजपा का जो कि कहिए जिसने शपथ ली है, उसका दर्द है। इनका दर्द लाजिम है, मैं समझ सकता हूँ, पूरी सद्भावना इनके दर्द के साथ। जी चलिए ठीक है मयंक मौर्य जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है, उनके पास चलेंगे, लेकिन एक सवाल रामपुकार सिन्हा जी से ले लेते हैं उसके बाद। रामपुकार सिन्हा जी, आप भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता, रेल मंत्रालय दिया जाता बिहार के नेताओं को, तो आप लोगों को भी बहुत खुशी होती। तो क्या बता तेजस्वी यादव इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, आखिर तो है तो वो बिहार के ही, बिहार के नेताओं को अगर बड़े मंत्रालय मिलेंगे तो खुशी तो उन्हें भी होगी। तो क्या आपको क्या लगता है, आप भी लगता है कि वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो आप लोगों के हक में बात कर रहे हैं? देखिए, कुछ भी बोल रहे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लेकिन एनडीए गठबंधन पर उनकी बातों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ काम कर रही है, और खासकर बिहार में जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, बिहार में जो एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक दल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल है, लोक जनशक्ति पार्टी है, क्या कहते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, और हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी की तरफ से हमारे नेता नहीं चुनाव जीत पाए, जिसका मुझे भी मलाल है और मैं दुख व्यक्त करता हूं। लेकिन जो लोग भी जीत कर गए और जिनको भी मंत्रालय मिला, चाहे जो मंत्रालय मिला, उन तमाम मंत्रालय को बिहार और पूरे देश में अच्छा ढंग से चले। एनडीए गठबंधन का एक नाम हो कि भाई जिन जिन लोगों को जो मंत्रालय मिला, उस मंत्रालय के तहत हर क्षेत्र में विकास हो, तो फिर तेजस्वी यादव जी को तो जवाब मिल ही जाएगा इसका। अगर हमको जो मंत्रालय मिला उसका मैं अच्छा ढंग से काम निर्वहन करूंगा, तो भाई जो बिहार में विरोधी पक्ष के दल हैं, उनको तो कुछ बोलने के लिए कुछ अवसर मिलेगा नहीं। इसलिए काम करना है, जो भी मंत्रालय मिले उसमें काम करके अच्छा काम करके दिखाना है, और यही काम एक रिकॉर्ड होगा कि चाहे समुद्र के किनारे भी कोई काम करना हो तो समुद्र के किनारे भी जाकर बिहार के लोग काम कर सकते हैं, या एसी में बैठकर कोई काम करना हो तो वहां भी बिहार के लोग जाकर काम कर सकते हैं। धूप हो या छांव हो, कहीं भी बैठकर अच्छा काम कीजिएगा तो इतिहास नाम अमर रहेगा। यही है सभा जी। चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, तो सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है। सौरभ जी। जी बिल्कुल, मयंक जी से मेरा सवाल ये है कि मयंक जी आप बता रहे थे कि कुछ बड़ा और कुछ छोटा नहीं होता है, लेकिन आप ये बताइए कि मंत्रालय में तो बड़ा छोटा होता है ना। अगर रेल हो या कृषि हो, अगर ये सब अगर बिहार के नेताओं को मिलता तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता में एक खुशी भी होती और एक अजीब तरह का उत्साह भी मिलता। उनको लगता कि बीजेपी ने हम लोगों के बारे में सोचा है। कारण अगर आप बिहार की बात करें तो अगर आपकी सरकार आज बनी है तो उसमें बिहार के लोगों का, बिहार की जनता का एक बड़ा हाथ है, नीतीश कुमार का एक बड़ा हाथ है। 400 पार का नारा का क्या हुआ ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो जहां से आपको जीत मिली है, जहां के लोगों का, जहां के नेताओं की अहम भूमिका है, अगर आप उनको बड़ा मंत्रालय देते हैं तो परेशानी क्या है। अटल जी के समय में आपको भी याद होगा, कृषि मंत्री नीतीश कुमार रह चुके हैं। रेल मंत्रालय हमेशा बिहार के नेताओं के पास होता था, बिहार के जनता के पास होता था। एक जनता में एक खुशी होती थी, एक लहर होती थी। तो अगर आप अपने तरीके से ही चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, 2019 की बात कुछ और थे, उस समय बीजेपी ने जो चाहा सो किया, लेकिन आपको भी पता है 2024 में स्थिति और परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल जी, मेरे किसी सहयोगी दल को उतनी तकलीफ नहीं है जितनी तकलीफ नहीं बिल्कुल तकलीफ है मयंक जी, बिल्कुल तकलीफ है।
नहीं अगर तकलीफ होती तो ये बातें बाहर निकल के नहीं आती। अगर तकलीफ नहीं होती तो जदयू के नेताओं का ये बयान नहीं आता कि मैं चाहूंगा कि हमारे नेताओं को वो मंत्रालय मिले जो अटल अडवाणी के समय में जो हमें सम्मान और इज्जत मिलता था, वही सम्मान वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शासन में भी उन्हें मिले। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे, माननीय ललन बाबू दिल्ली में थे। माननीय ललन बाबू से जब कई मीडिया के कैमरों ने बातचीत की, या हमारे चिराग पासवान जो सहयोगी दल है, या जीतन राम मांझी से बात की, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। सबका एक स्वर से यही बयान है कि कोई मंत्रालय छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ काम करने को तैयार है। रही बात अब रेल पे आते हैं, क्या पिछले 10 वर्षों में बिहार के साथ रेल में अछूता व्यवहार हुआ? क्या वंदे भारत जैसे पूरे देश को दी गई, क्या बिहार को नहीं दी गई? क्या रेलों का जो चौड़ीकरण है, जो विद्युतीकरण है, या जो लाइनें डबल की जा रही हैं, क्या वो बिहार के साथ नहीं हुआ? क्या बिहार में मॉडल रेलवे स्टेशन के लिए कहिए कि फंड नहीं अलॉट हुए, क्या मॉडल रेलवे स्टेशन नहीं बन रहे? बिल्कुल बन रहे हैं सर, बिल्कुल बन रहे हैं। कोई अछूता व्यवहार नहीं। काम अंततोगत्वा रेलवे मंत्रालय को करना है। काम अंततोगत्वा जो है, जो भी लोकल स्तर पे जो सांसद हैं, जो भी अपने यहाँ रेलवे को लेकर के जो चिट्ठियां लिखते हैं कि चाहे वो रेल का स्टॉपेज हो या उनके यहाँ विद्युतीकरण हो या बाकी चीजें हो, ऐसा कुछ नहीं है जो कि उनके साथ पूरा नहीं हुआ। विभिन्न आप जितने भी कहिए जो सांसद महोदय हैं, जिनके विगत आप पिछले बार के देखेंगे, उन्होंने सब किसी ने रेलवे मंत्रालय का धन्यवाद जताया था। आज रेल तो इतनी सहज उपलब्ध है कि अगर आपके सीट पे कोई बंदा बैठा हुआ है तो आपने सिर्फ एक ट्वीट करना है, टेक्स्ट करना है, वो आरपीएफ आती है और आकर के उसका आपके जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करती है। ये समाधान रेलवे मंत्रालय और उसके बीच के तंत्र को करना है। और रही बात जो बिल्कुल माननीय नीतीश कुमार जी जब रेलवे मंत्री थे, उनके दौर में रेलवे ने बहुत उत्कर्ष देखा है, बहुत ज्यादा उत्कर्ष देखा। और वो दौर था जबकि रेलवे बकायदा कहिए कि बहुत ही कहिए पूरे दौर से गुजर रही थी। तो माननीय अटल जी के बाद जो उन्होंने उन सरकार में जो उन्होंने काम किया, वो वही उसकी छाली कहिए बाद में लालू यादव जी ने काटी और बाद में श्वेत पत्र लाने की नौबत आ गई जब ममता बनर्जी के पास वो ट्रांसफर आया। तो रेल के नाम पे जो खेल चला करता था वो इस सरकार में विगत 10 वर्षों से नहीं हो रहा है। बनिस्बत रेल के खेल के बजाय रेल का काम किया जा रहा है जी। लेकिन ये भी है ना कि इसका मतलब बिहार की जनता को ये उम्मीद रखे कि इस बार विशेष राज्य का जो पैकेज है वो भी दिया जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार को। देखिए, ये भी उम्मीद रखे जी। भारतीय जनता पार्टी बिहार ने विशेष करके हमेशा विशेष राज्य के दर्जे के लिए मांग की है और हमेशा समर्थन किया। मैं आपको बता दूं सर के वो सिर्फ और सिर्फ सरकार से संभव नहीं है। उसके अगर 5 पैरामीटर्स देखें जिसमें आता है, वो सबसे पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को उसको पास करना है और उसमें कुछ ना कुछ संवैधानिक कहिए अड़चने हैं जिसके लिए पक्ष विपक्ष को साथ में रह के करना पड़ेगा। जिसमें तो ये सब जो कंडीशन का आप जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब ये कंडीशन नीतीश कुमार को नहीं पता है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अगर पता रहता तो वो बार बार विशेष राज्य की दर्जे की मांग क्यों करते? नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की भी बिहार स्तर से यही मांग है। उसमें 2-3 क्लॉजेज हैं जिसमें समूचा विपक्ष पक्ष अगर एक हो जाता है तो उसको सबसे पहले पूरा किया जाता है। उसमें 2 क्लॉजेज जो हैं जो हिली एरिया वाले हैं, जो कि बिहार एक समतल राज्य है, और दूसरा जो उसमें 2-4 और आता है कि आपके पास जो थ्रेट परसेप्शन जो है आपके बॉर्डर लाइन जो नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उनके साथ आपका क्या है। तो ये कंफ्यूजन तो दूर कर देना चाहिए ना, ये कंफ्यूजन तो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को दूर कर देना चाहिए। उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके बता देना चाहिए कि ये कंडीशन है, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। नहीं, विशेष राज्य के दर्जे को लेके हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी से लेके पूरी भाजपा ने, चाहे सदन हो या सड़क हो, हमेशा कहिए कि इस आवाज का मुखर समर्थन किया है। अरे तो सर अभी आपकी सरकार है ना, अभी आवाज आप किसके खिलाफ उठा रहे हैं? फिर मुखर होगी सर आवाज, फिर मुखर आपको खुद से मांगना है, आपको खुद से मांगना है। बिल्कुल मांगा। नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री है, आपके पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। नहीं सर, वो देश से मांगने की जरूरत क्या है? सर वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री के पास इस बाबत बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेके मैं इसमें चाहूंगा चाहे पक्ष विपक्ष को ना देखते हुए बिहार के सभी दलों को एक साथ मुखरता के साथ आवाज उठानी चाहिए। तो सब लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, सब लोग चाह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। सर सदन में रह के आवाजें उठाने की बात कर रहा हूं मैं। सदन से बाहर आकर के
धरना देने की नहीं, सदन में रह के मुखरता से आवाज अरे उठाएंगे। सर, सदन के अंदर भी आवाज उठाई प्राइवेट गई मेंबर सभी। सर प्राइवेट मेंबर बिल से लेके तमाम ऐसे बिल हैं जिनको पुटअप किया जाए, जिसपे कहिए कि लोकल कंसेंसस बिल्डअप हो जाए। बिल्कुल इन चीजों को लेकर ऐसा कौन बिहारी है जो नहीं चाहेगा कि हमारे साथ हो। सारे के सारे बिहारी इस बाबत चाहते हैं कि ऐसा होगा, और मैं पूरी शिद्दत के साथ यकीनन मैं विश्वास रखता हूं कि हमारा एनडीए और इस बात पे हमारा विपक्ष भी जो है, जो बिहार का खास तौर पे कांग्रेस राजद, ये सारे लोग बिहार के लिए इस बाबत आवाज उठाने में और मदद करने में जरूर वो सहयोग देंगे। जी, इसमें आपको कोई डाउट है क्या कि कांग्रेस हो आरजेडी आवाज नहीं उठाएगी? सर जब देश के एक साथ नहीं आएगी, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी? सर जब बजट पास होता है, जब देश के महत्वपूर्ण बिल पास हो रहे हैं, तो ये लोग संसद से वॉकआउट करके गांधी प्रतिमा के नीचे जाके बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि हम महत्वपूर्ण बिल जो है वो उस पर हमें बोलने नहीं दिया गया। सर ये बजट की बात नहीं है। जब सभी पार्टियों ने समय समय पर अगर विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई है तो सभी एक मत है, एक साथ है, एक मंच पर आने को तैयार है। आप दीजिए तो सही। आप ये बताइए ना कि आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, मिल सकता है नहीं मिल सकता है, कंडीशन क्या है, आप सब चीज क्लियर कर दीजिए ना। अनुपालना के बाद संवैधानिक प्रतिक्रिया के जो भी उसमें इन्वॉल्व है, उसके बाद और सारे दलों के समर्थन, सारे दलों के संसद में उपस्थिति के बाद इस पे जरूर कार्रवाई हो सकती है। सबको एक टेबल पे बैठना चाहिए। सिर्फ राजनीति भर करने के लिए और सिर्फ लिप सर्विस के लिए ये चीजें भरमाने, ये बहुत दिनों से ये तो राजनीति कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो बार बार ये मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। राजनीति मुझे याद है, नहीं महक जी, मुझे याद है कि 5-6 दिनों तक जब नीतीश कुमार दिल्ली में थे तो उन्होंने 3 बार पब्लिक मंच पर प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने अपनी मांग को रखा है। जी बिल्कुल रखा है। हम सब ने समेत देश ने भी देखा है, उन्होंने भी रखा है और टीडीपी ने भी रखा है अपने लिए। तो टीडीपी के साथ तो कांग्रेस पार्टी ने जब तेलंगाना को कहिए बांटा था। नहीं, हम लोग बिहार की बात करें, हम लोग बिहार की बात करें। बिहार हम लोग नहीं, चर्चा को इधर उधर भटकाना नहीं है, हम लोग सीधे बिहार की बात कर रहे हैं। आप बिहार के बारे में सदन से वॉकआउट करने के बजाय सदन चला करके सदन में कहिए प्राइवेट मेंबर बिल से लेकर के बाकी चीजें जो भी उसमें अनुपालना चाहिए। हम लोग विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पिछले 5-6 दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 बार पब्लिक मंच पर प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांग रखी है। तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप भी चाहते हैं, बीजेपी भी चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हो जाने दीजिए सर, संसद को का गठन तो हो जाने दीजिए, लोग सांसदों महोदयों को शपथ ग्रहण हो जाए। तो दर्शक को भरोसा तो दीजिए कि मिलेगा, इस बार जरूर मिलेगा, इस टेन्योर में जरूर। दे रहे हैं मेरे नेता, बिहार के डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ने लगातार बिहार की जनता को रोजगार का मुद्दा से लेके विशेष राज्य के दर्जे पे विगत कुछ दिनों में लगातार आश्वस्त किया है कि उनकी मांग को बिल्कुल पूरा किया जाएगा। अब इससे ऊपर हम लोग क्या ही बोले। जब सदन आ जाता है, गठन हो जाता है, लोकसभा स्पीकर गठित हो जाते हैं, उसके बाद ये मुद्दा पूरी जोर शोर से रखा। चलिए अब दूसरी जो बिहार के नेताओं की मांग है या बिहार की जनता की मांग है, जाति आधारित गणना या जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। ये भी बीजेपी पूरा करेगी बिहार की मांग को? देखिए बिहार में तो हमने सपोर्ट किया था, हमारे नेता ने खुल करके कहा था भाई, जबकि लेकिन प्रधानमंत्री तो मना कर दिए थे। प्रधानमंत्री से जब सभी लोग मिलने गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं पूरे देश में नहीं कर सकता हूँ, आप चाहे तो बिहार में जाके कर लीजिए। हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मना किया उस वक्त। अभी की जो बात है बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये गणना हुई। तो जब सभी नेता मिलने गए थे, जब डेलीगेट्स मिलने गया था, जिसमें तेजस्वी यादव भी थे और उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, बीजेपी भी गई थी मिलने के लिए, नीतीश कुमार भी गए थे मिलने के लिए और बीजेपी के भी तमाम नेता गए थे मिलने के लिए। उस समय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? एनडीए में कंसेंसस बिल्डअप होगा तो इस बाबत जानकारी जो है वो कैबिनेट में रखी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे कैबिनेट में बिहार कोटे के जितने मंत्री हैं हमारे, जो कि हमारे सहयोगी दलों से, अगर उनके तरफ से ये विचार प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। अब मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ये देश के प्रधानमंत्री जी उस पर क्या विचार करेंगे? चलिए ठीक है। अरुण जी, आप लोगों ने कभी मांग ही नहीं किया प्रधानमंत्री से कि आप जाति गणना करवाइए पूरे देश में?
ये बातें कौन कह रहा है सौरभ जी? बीजेपी के प्रवक्ता मयंक जी कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि कभी मांग किया गया है प्रधानमंत्री से कि पूरे देश में जाति गणना होनी चाहिए। इनको अध्ययन करना चाहिए। नए नए बीजेपी के प्रवक्ता बने हैं या फिर राजनीति में नए हैं, इनको तो आपको ही ब्रीफ कर देना चाहिए। क्योंकि अब सुन लीजिए नहीं अरुण जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, आपसे आग्रह है। अब सौरभ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार के हर गतिविधि पर, राजनीतिक गतिविधि पर विशेष निगाह रहती है। जाति आधारित गणना को लेकर आप लगातार देख रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल लड़ते आई है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी यूपीए सरकार में रहते हुए सदन में डिमांड की है, सड़क से लेकर सदन तक। और जो जाति का कॉलम जोड़ने की बात था, ऐड भी हुआ। हाँ, वो कह सकते हैं एन कैन प्रकार में जब वाजपेयी जी सरकार में आए तो उसका जो है सार्वजनिक नहीं हो पाया, तो उसके बावजूद भी तो लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, आपने देखा बिहार में भी तो जाति आधारित गणना हुई, किसका देन है? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी। आपने देखा, आप सुन लीजिए ना मयंक जी, आप में यही बहुत बड़ी बीमारी है। सुनिए, आप तो प्रवचन लंबा दे ही रहे थे, कोई डिस्टर्ब किया क्या? तो इसलिए सुनिए। तो ये जग जाहिर है, पब्लिक डोमेन में है, और मैनिफेस्टो में भी ये डिमांड आपने देखा। हमारे आदरणीय नेता और पार्टी का जो एजेंडा था, मुद्दा था, यह तो सारे विपक्षी दलों ने स्वीकार किया, और विपक्षी दलों के तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र में इस बार सामने आ गया। तो नीतीश जी भी जब एनडीए के साथ नहीं होते हैं तो लगातार वो भी तो उठाते ही रहे हैं, तो ये नई बात कहाँ है? तो जहां तक बात है कि बिहार किंग मेकर की भूमिका में है, नीतीश जी की अहम भूमिका है सरकार में, तो बिहार को उम्मीद है और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि बिहार का जो मुख्य मांग है, विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज हो, बिहार में जो बंद पड़ी उद्योग हैं उसे चालू किया जाए और नई उद्योग भी लगे, 2 एम्स खुले, और उसके बाद भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर जो एयरपोर्ट चालू करने की बात थी वो हो, या फिर पटना यूनिवर्सिटी को राष्ट्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात थी। नीतीश जी भी बीच बीच में लगातार मांग उठाते रहे थे। आपको तो पता ही होगा, पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ाते रह गए मोदी जी से कि आप है पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दीजिए। हाँ, ये भले कहिए कि पिछले 10 साल में जिस तरीके से अहंकारी ये सरकार रही, तानाशाही रहे, विनय विमर्श से कोई मतलब नहीं, किसी से अपने सहयोगियों से भी किसी तरह का विमर्श नहीं किया, सलाह मशुरा नहीं किया, एक तानाशाह की तरह इन्होंने 10 साल जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी उन्होंने चलाने का काम किया। अब तो एनडीए की सरकार है और देश की जनता और बिहार की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इनके अहंकार को, तानाशाही के गाल पे तमाचा मारने का काम किया है और किंग मेकर की भूमिका में है। तो सब लोग, लेकिन एक बात बताइए अरुण जी एक बात बताइए, अगर तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं कि बिहार के नेताओं को, बिहार के जो सांसद थे उनके हाथ में झुनझुना मिला, आधार क्या है? क्यों आप लोग ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं? क्यों आपस में लड़ाई लगवाने का काम कर रहे हैं सहयोगी पार्टियों? सौरभ जी, आप अंतरात्मा पर हाथ रख के बोलिए एक बिहारी के नाते, और जितने हम पैनल में साथी, दलगत भावना से ऊपर उठ के इस बात को उम्मीद थी कि बिहार को बेहतर मंत्रालय, अच्छे विभाग मिलेंगे, और जो विभाग मिला है इससे पहले तो बिहार के नेताओं के पास ही वो विभाग थे। या चिराग जी की बात आप करेंगे तो इससे पहले वो विभाग इनके पारस जी के पास था, या ललन सिंह जी की बात करेंगे, उनको जो विभाग मिला है तो इससे पहले गिरिराज सिंह के पास वो विभाग था। तो क्या हो गया विभाग? ये विभाग तो पहले भी थे, तो क्या मिल गया बिहार को? ये
इन नेताओं के पास पहले भी ये विभाग थे, तो क्या बिहार को क्या मिला, क्या देखा, आप बता दीजिए। आप ही एक निष्पक्ष मैं अरुण जी मयंक जी ये कह रहे हैं कि विभाग मिलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि काम होना चाहिए। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा, काम हो रहा है, चाहे रेल मंत्रालय का कोई भी काम हो, रेल मतलब वंदे भारत से लेके या कोई भी ट्रेन की बात हो, हर डिमांड जो है बिहार के नेताओं को मानी जा रही है। तो मंत्रालय नहीं मिलना कोई बड़ी बात तो नहीं है, काम तो हो रहा है, विकास हो रही है। कहाँ आप बता दीजिए 10 साल के दौरान कौन सी बड़ी उपलब्धि बिहार ने हासिल कर लिया। लगातार तो बिहार के साथ भेदभाव करने का काम किया। हाँ, यूपीए सरकार में जो हमारे बिहार से मिनिस्टर थे, चाहे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुए, चाहे ग्रामीण विकास मंत्री हमारे श्रद्धेय रघुवंश बाबू हुए, मानव संसाधन विकास मंत्री फातमी साहब थे, जल संसाधन मंत्री जयप्रकाश यादव जी थे। तो जो आप देखिए बिहार में कितना उन्होंने उद्योग लगाने का काम किया, यहाँ कारखाने खोलने का काम किया, रेल को मुनाफा 90,000 करोड़ पहुंचाने का काम किया, बहुत सारी काम हुई। रघुवंश बाबू का ही ले लीजिए, जो है सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। उस समय जो पंप हुआ केंद्र से पैसा, उसी का तो ये लोग गुणगान कर रहे हैं। उसके बाद कहाँ केंद्रांश की राशि कम गई। तो बहुत सारी, आप बताइए ना 10 साल में बिहार को क्या मिला। 2019 में 39 सांसद बिहार देने का काम किया, उससे पहले 2014 में 32-33 सांसद देने का काम किया। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था पूर्णिया की जनसभा में कि हमारी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी केंद्र में, तो बिहार को बिहार राज्य का विशेष पैकेज देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। क्या चलिए अरुण जी, समय की कमी है, मयंक जी जवाब दीजिए। देखिए मयंक जी जवाब दीजिए। अरुण जी कितने प्रेम से अपने उस दौर को याद कर रहे हैं जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मंत्री हुआ करते थे। बट ये बताना भूल गए कि ये वही दौर था जब IRCTC स्कैम हुआ, ये वही दौर था जब लैंड फॉर जॉब वाला स्कैम हुआ, जिसका कारण परिवार के ऊपर क्या है, जेल हुआ और क्या है, जेल होगा। अभी फाइनल चार्जशीट भी सबमिट हो रही है, क्यों हड़बड़ा गए? पत्र जारी करने के लिए ममता बनर्जी ने क्यों कहा था? लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल के खिलाफ में आप ही की उस दौर की सहयोगी रेलवे मंत्री बनी ममता बनर्जी ने क्यों श्वेत पत्र लाने के लिए कहा था? क्यों सारे आंकड़ों को फर्जी बताया था? क्यों लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर IRCTC स्कैम लग गया? उनके बच्चों, सारे परिवार, दीदी जी, जीजा जी से लेके सारे के सारे बेल पर रिहा हैं। तो भैया रेल के नाम पे जो खेल होता था ना सौरभ भैया, वही बंद हो गया है। इसलिए ये सारा जो परेशानी है आदरणीय अरुण भैया को हो रही है। ठीक है, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ कि भाई है, आज लालू जी का जन्मदिन भी है, ठीक है, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र प्रदान करे, मगर उनके रेल के नाम पे किए गए खेल की जो कहिए जो वानगी है, जो फेहरिस्त है, उसको बिहार और देश भूला नहीं। ना ही न्यायिक प्रणाली में वो सारी चीजें आज चैलेंज हुई हैं और IRCTC के ऊपर जो कहिए जो फाइनल चार्जशीट सबमिट भी हो गई है। अब देखिए कब रेल का खेल जो था वो कहाँ तक पहुंचता है, उसकी जो अंततोगत्वा जो उसकी क्या कहा जाए, जो उसका अंत होगा वो देखने लायक होगा। जी चलिए रामपुकार जी, आप ये बताइए, आपने मुझे लगता है कि काफी ईमानदारी से आपने स्वीकार किया कि निश्चित रूप से अगर कोई बड़ा मंत्रालय मिलता तो हम लोगों को ज्यादा खुशी होती, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब स्टार्टिंग में ही आप थोड़ा सा निराश हो जाते हैं तो आगे काम करना काफी मुश्किल हो जाता है? तो वही मुझे लगता है कि बिहार के जो सभी नेता जो मंत्री बने हैं उनके साथ भी ऐसा कुछ होगा। नहीं सौरभ भाई, ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। जो मंत्रालय जिन लोगों को मिला है, 8 व्यक्ति को बिहार से मंत्रालय में, NDA गठबंधन के मंत्रालय में रखा गया है, और जिन जिन लोगों को जो मंत्रालय मिला है उस मंत्रालय को बिहार और देश स्तर पर एक अच्छा ढंग से जमीनी स्तर पर काम करेंगे तो NDA गठबंधन की जो सरकार है उसका और नाम होगा कि भाई बिहार में चाहे जो ही मंत्रालय जिनको मिला हो। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इसका फायदा बिहार के लोगों को क्या मिलेगा? आपको क्या लगता है जो मंत्रालय मिला है उसमें बिहार की जनता को क्या फायदा होगा, कितना फायदा?
अब बिहार की जनता को क्या फायदा होगा, वैसी तो कुछ में दूरगामी वस्तु चीज दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि चाहे जो भी जुआ मामलों के मंत्री बने हैं चिराग पासवान जी, खुद जुआ हैं। एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जब रामविलास पासवान जी को चाहे जो मंत्रालय मिलता था, वो मंत्रालय पूरे देश में हिट होता था। संचार मंत्रालय के मंत्री बने थे रामविलास पासवान जी, और कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो जज्बा बनता है उस नेतृत्वकर्ता पर, उस मंत्री पर, कि वो किस रूप में उस मंत्रालय को स्वीकार करते हैं। काम करने वाले लोग जहां कहीं भी रहेंगे, अगर काम करने वाले होंगे तो अच्छा ढंग से काम कर लेंगे। अब संचार मंत्रालय को रामविलास जी जितना चमकाए ठीक है रामपुकार जी समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। तो सभा आपने देखा कि निश्चित रूप से जो उम्मीद की जा रही थी, चाहे जदयू के तरफ से बात करें या जीतन राम मांझी की तरफ से बात करें, जो उम्मीद इन लोगों को थी कि वो मंत्रालय इनको मिलेगा, लेकिन वो मंत्रालय नहीं मिला है। हालांकि गठबंधन की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती जो सफर होता है उसमें जरूर एनडीए के जो सहयोगी पार्टी हैं उनको एक निराशा जरूर मिली है। हालांकि आगे क्या होगा नहीं होगा, राजनीति है, कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि 2025 का जो चुनाव है वो भी बहुत कम समय में बचा है। 1 साल के बाद मुझे लगता है विधानसभा का भी जो चुनाव प्रचार है वो शुरू हो जाएगा। तो अगर बड़ा मंत्रालय बिहार के नेताओं को मिलती तो इसका फायदा जरूर आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें एनडीए को मिलता है। लेकिन अब क्या होगा नहीं होगा और इसका असर क्या दिखाई देगा, ये अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने की। दरअसल अगर बात करें तो बिहार के नेताओं को जो मंत्रालय मिले हैं, कहीं ना कहीं सहयोगी दल भी उससे ज्यादा खुश नहीं। हालांकि अब आगे क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।